हेलो गाइज, आपको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट और फेसबुक पेज भी है बिहार स्टडी पॉइंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र, जिसका चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी या साझेदारी कह सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज हम इसको पहला शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर का, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी लोकतंत्र में, जैसे अपना भारत देश है लोकतंत्र है, किसी भी लोकतंत्र देश में सत्ता में साझेदारी प्रत्येक वर्ग के लोगों को होना चाहिए। उसी को हम लोग सत्ता में साझेदारी कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी देश है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं। तो सभी लोगों को जो लोकतंत्र चल रहा है, शासन व्यवस्था चल रहा है, उसमें बराबर के अधिकार होना चाहिए, है ना। उसी को हम लोग कहेंगे सत्ता में साझेदारी। सत्ता मतलब क्या होता है? शासन चलाने वाले। तो लोकतंत्र में शासन जो चलता है वो क्या होगा कि किसी एक ही विशेष वर्ग के लोगों के भागीदारी न होकर सभी विशेष वर्गों के जब भागीदारी होगा तब क्या कहलाएगा? सत्ता की साझेदारी बराबर है। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए जितने भी देश हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश है, उसको चलाने के लिए वहाँ के शासन व्यवस्था में सभी वर्गों के, सभी भाषा के या जो भी डाइवर्सिटी है, विविधताएं है, सभी को अवसर मिलना चाहिए, है ना। जब तक वह सभी को अवसर नहीं मिलेगा तो वह लोकतंत्र में सत्ता की सभी का बराबरी का अधिकार नहीं माना जाएगा। ऐसे में क्या होगा? शासन व्यवस्था सही नहीं हो पाएगा, और शासन व्यवस्था सही नहीं होगा तो वो लोकतंत्र भी ढंग से नहीं रह पाएगा। तो हर लोकतंत्र, जितना भी लोकतंत्र है, जहाँ भी लोकतंत्र है, जो भी देश में लोकतंत्र है, सभी देशों में जो शासन व्यवस्था है उसमें सभी को बराबर के अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइप में 2 देशों का हम वर्णन देखेंगे और उससे समझेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होने से क्या होता है और न होने से क्या होता है। हमने आपको बताया कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है। मतलब कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में वहाँ के सभी वर्ग, अब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी भी देश में एक ही टाइप का लोग मिलेंगे, नहीं। वहाँ पे आपके विभिन्नताएं मिलेंगे। किस चीज़ में? भाषा में मिल सकते हैं, धर्म में मिल सकते हैं, रंग में मिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ है जिसमें विविधताएं अलग अलग होता है। तो सभी को लेके चलना पड़ेगा। शासन में सभी को जगह देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही वर्ग विशेष के लोग शासन को लगातार चलाते रह जाए, तो वह क्या कहलाएगा? लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी नहीं कहलाएगा। इससे क्या होगा? लोकतंत्र सही से नहीं चल पाएगा, है ना। तो आपको लोकतंत्र को चलाने के लिए सत्ता में सभी वर्गों को साझेदारी अति आवश्यक माना गया है। अगर सत्ता में साझेदारी ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा? लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें 2 टाइप का है, एक बेल्जियम है और एक क्या है? श्रीलंका है ना। एक बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी बराबर है, नहीं है। अगर बराबर है तो क्या हुआ, बराबर नहीं है तो क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। उसके बाद यह बिहार से कि आधा, बिहार का जितना क्षेत्रफल है ना, लगभग उससे भी आधा से भी कम का हिस्सा वाला
यह क्षेत्र है बेल्जियम। इसका जो आबादी है वह कितना है, 1 करोड़ का आबादी है। अब देखेंगे बेल्जियम में 2 तरह का इलाका है, आप गौर से देखिएगा। एक इलाका है, एक इधर है और एक इधर है, 2 तरह का इसमें मोटा मोटी इलाका माना गया है। एक है फ्लेमिश इलाका, दूसरा है बेनोनिया इलाका। देखिए फ्लेमिश में क्या है कि 59% लोग रहते हैं। बेल्जियम के 1 करोड़ के 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश नामक इलाका में। बात समझ में आ रहा है। बेल्जियम के 1 करोड़ के 59% लोग कहाँ रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में। उदाहरण के लिए बिहार एक अगर देश होगा तो इसको भी हम एक कैसे उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार बांटे हुए हैं जी, तो सेम उसी तरह से। दूसरा इलाका है बेलोनिया। बेलोनिया में क्या है कि यहाँ पर 40% लोग रहते हैं, तो 59-40 क्या हो जाएगा, 99। 1% जो है वो आपको अलग का है सब मिला के। अब देखेंगे 59% जो लोग रहते हैं इनका जो भाषा है वो क्या है, डच है। इनका भाषा क्या है, डच है। और दूसरा क्या है, बेलोनिया में जो 40% लोग रहते हैं इनका भाषा क्या है, फ्रेंच है। अब देखेंगे ये लोग जो इस देश के, इस बेल्जियम देश के जो फ्लेमिश इलाका के रहने वाले लोग हैं वो क्या है, पिछड़ा लोग हैं। जबकि बेलोनिया में रहने वाले लोग क्या है, समृद्ध है, हर तरह से, रुपया पैसा से, ज़मीन से, है ना, ये क्या है, समृद्ध है। इनको पहले से भी शासन व्यवस्था में अच्छा खासा भागीदारी रहा है। अब एक और पॉइंट देखेंगे, इसका राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। वही ब्रुसेल्स में क्या है कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे एक ही देश है लेकिन यहाँ पर भाषा क्या है, दो तरह का भाषा है। एक भाषा क्या है, डच है, और दूसरा क्या है, फ्रेंच है। अब बाबू एक ही देश में 2-3 तरह का अगर भाषा रहेगा और कोई एक ही लोग सत्ता में बने रहेंगे, शासन व्यवस्था में बने रहेंगे, तो क्या सत्ता का साझेदारी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वह सत्ता का साझेदारी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद क्या है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर ठीक उल्टा है। 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को सत्ता में साझेदारी सभी को बराबर है। अब कैसे है वो हम आगे बताएंगे, और सत्ता में बराबर होने के बाद सभी को बराबर के साझेदारी होने से क्या फ़ायदा है वो आगे बताएंगे। लेकिन दूसरा हम एक पॉइंट देखेंगे, दूसरा देश है श्रीलंका। दूसरा देश क्या है, श्रीलंका है। यह दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। अब हमारे भारत के जस्ट नीचे का देश है ना, हमारे भारत का जस्ट नीचे इस तरह का देश है एक। जिसका नाम है क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, हमारे देश इसका आबादी जो है क्या है, 2 करोड़ है। इसका आबादी कितना है, 2 करोड़ है। अब देखेंगे इसमें भी 2 तरह के लोग बटे हुए हैं। एक है सिंहली भाषा बोलने वाला लोग और दूसरी तमिल भाषा बोलने वाला लोग। ठीक है, एक क्या है, सिंहली भाषा बोलने वाला लोग और दूसरी तमिल भाषा बोलने वाला लोग। अब देखेंगे बाबू, सिंहली भाषा बोलने वाला जो लोग है वो कितना है, 74%। सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कितना प्रतिशत है, 74% है। और वह किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बौद्ध धर्म से रखते हैं। जबकि तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो है वह मात्र 18% है। उसमें भी 18% में मात्र
13% जो है जो मूल निवासी है श्रीलंका के, और 5% जो है कि भारतीय मूल का है। भारतीय मूल मतलब समझ, हमारे तमिलनाडु के क्षेत्र से जो भी लोग वहाँ पर, जिस समय अंग्रेज जिस समय अंग्रेज यहाँ पर आया था तो 1800 ईस्वी में बीच बीच में यहाँ से लोगों के क्या किया, वहाँ पे काम करने के लिए ले गया, और वहाँ पर जो लोग काम करने गए तो बहुत सारा लोग वहाँ पे रह गए, बस गए, उनके वहीं पे क्या हुआ, बच्चा को जन्म दिए, वो बच्चा वहीं पर रहने लगे, उनके बाद वहाँ से वो क्या बन गए, बासी, लेकिन वो क्या हो कहला है, भारतीय मूल के ही है। वो कितना है, 5%। तो तमिल भाषा बोलने वाला लोग कितना है, 5% है। बात समझ में आ रहा है। और इनका जो मुख्य धर्म है या तो हिंदू है, नहीं तो क्या है, मुस्लिम है। अब हम देखेंगे कि इस दो तरह के देशों में जो डाइवर्सिटी है, दोनों कैसे मिला के चला। अब देखेंगे, एक बेल्जियम है जो डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को हटाया, सभी को अवसर दिया, तो क्या किया, विकास किया। कैसे अवसर दिया, क्या किया, वो हम अभी बताएंगे। और एक श्रीलंका है जो इसमें एक खास सिली भाषा को ही अवसर दिया, और तमिल को क्या कर दिया, उतना सत्ता में साझेदारी नहीं दिया, शासन में जगह नहीं दिया। तो ये क्या हुआ, मतलब कि इनका लोकतंत्र सही ढंग से नहीं चल पाया। तो हम देखेंगे फिर से कि सत्ता में उचित साझेदारी देने से क्या होता है, और सत्ता में अनुचित साझेदारी देने से क्या होता है। इसको हम जब मिटाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो हम देखेंगे, अभी सब चीज़ बता दिए। अब देखेंगे क्या हुआ बेल्जियम में। जो हुआ, बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकारा। बेल्जियम ने क्या किया, किस चीज़ को माना कि हमारे यहाँ जो है वह क्षेत्र में अंतर है, सांस्कृतिक में विविधताएँ, अलग अलग भाषाएं हैं, इस चीज़ को उसने माना। फिर क्या किया, 1970 और 1993 के बीच में संविधान में 4 बार संशोधन किया। और 4 बार संशोधन इसलिए किया गया ताकि सब मिलजुल कर रहे। संविधान में उसने संशोधन किया किसके लिए, डच भाषा के लिए और फ्रेंच भाषा के लिए। उसने माना कि हमारे क्षेत्र में अंतर है, भाषा में अंतर है, सांस्कृतिक में अंतर है। तो जब सभी चीज़ में अंतर है तो एक ही लोग है ना, एक ही प्रकार के लोग जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वह शासन में नहीं रह सकते हैं। इसके लिए उसने 1970 से लेकर 1993 तक संविधान में 4 बार संशोधन किया। और 4 बार संशोधन इसलिए किया ताकि सभी दोनों भाषाएं, जो दो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा वाले क्षेत्र है, उस सभी को सत्ता में बराबर अधिकार मिले, शासन व्यवस्था में, सरकारी नौकरियों में, यानी एवं प्रकार जो भी सरकारी शासन है उसमें सभी को हिस्सा में। इसलिए उसने 4 बार संशोधन करके संविधान को और सभी को उसमें बराबर अवसर दिया। उसके बाद क्या हुआ, बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल क्या था, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्री बराबर बनाया गया। जितना केंद्र सरकार में डच का मंत्री होगा उतना फ्रेंच का भी मंत्री होगा। बात समझ में है, जितना डच का मंत्री बनेंगे उतना फ्रेंच का मंत्री बनेंगे। उसके बाद क्या है, केंद्र दोनों को बनाया गया और ये कहा गया कि कोई भी कानून जो होगा वे दोनों तरह के डच और फ्रेंच भाषाएं के मंत्रियों के सहमति के बगैर ये कोई भी कानून नहीं बनेगा, है ना। उसके बाद उसने ये भी कहा कि जिस जिस क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं वहाँ क्या करेंगे, अलग अलग सरकार को शक्तियाँ दी जाएगी कि वहाँ पे आप
अलग ढंग से क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए, वहाँ के लोगों को अलग ढंग से सरकार में साझेदारी दी जाए। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रुसेल्स में अलग सरकारें दोनों समुदायों का, और ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है उसमें भी क्या किया गया कि ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को अलग अलग क्या किया गया, दोनों को अलग अलग सरकारें दोनों समुदाय से बनाया गया। ब्रुसेल्स में जो सरकारें बनाए गए उसमें दोनों समुदायों को अलग अलग से बनाया गया। उसके बाद उसने क्या काम किया, केंद्र और राज्य सरकार की अलग से व्यवस्था किया गया। और उसके बाद तीसरे स्तर पर सामुदायिक सरकार का भी उसने व्यवस्था किया। क्यों किया, क्योंकि ये सब करने से क्या हुआ कि लोकतंत्र में सत्ता में जो साझेदारी है वो बराबर का मिले। अब क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बेल्जियम एक लोकतांत्रिक देश बना। सभी भाषा, जो दोनों भाषाएं मुख्यतः था, वो दोनों को बराबर शासन व्यवस्था चलाने में क्या हुआ, सहूलियत मिला। तो ये देश क्या कर गया, विकास हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा देश जो था श्रीलंका था। ये 1948 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ये भी अंग्रेज से गुलाम था। 1948 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ। आज़ादी होते ही जो यहाँ के जब लोकतंत्र यहाँ पर बना तो शुरुआती दौर में ही सिहली भाषाओं का दबदबा रह गया। वहाँ पर जो सिहली भाषाएं जो बोलता था उसका क्या हो गया, यहाँ पे दबदबा हो गया। फिर क्या किया गया, 1950 में सिहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया। और ये लोग वहाँ पर क्या किया कि पूरे श्रीलंका में सिहली भाषाएं को राज्य भाषा दिया गया, कि जो भी शिक्षा होगा कॉलेज में, जो भी भाषा में पढ़ाया जाएगा या जो भी राजकीय कार्य होगा सभी किस में होगा, सिहली भाषाएं में होगा। उसके बाद क्या हुआ, सरकारी कॉलेज सभी जगह यही हुआ। बौद्ध धर्मों का, क्योंकि सिहली भाषाएं वाले लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को एक विशेष रूप में पेश किया, कट्टरता के साथ पेश किया। वहाँ पर जो तमिल भाषाई जो लोग थे, जो हिंदू थे या मुस्लिम थे, उनको उतना धर्मों के प्रति जो भी कार्य होता है, जैसे मान के चलिए कहीं पे तमिल भाषाई के कोई लोग के कोई मंदिर है या मस्जिद है, उसको तोड़ दिया जाता था और बौद्ध धर्म का वहाँ जो भी होता है वो बना दिया जाता। यानी बौद्ध धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि तमिल भाषाई जो लोग थे वह नाराज हो गए। तमिल भाषाई जो लोग थे, अब स्वाभाविक है एक ही भाषाई अगर किसी भी देश में थोपा जाएगा तो वह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर कभी भी स्वीकार अन्य भाषाएं वाले लोग नहीं करेंगे, तो इससे स्वाभाविक है कि तमिल की जनता क्या हुआ, नाराज हुआ। अब क्या हुआ, जब तमिल की जनता वहाँ नाराज हुआ तो सरकार और राजनीतिक पार्टियों को वह दुश्मन बन गया। उनको लगने लगा कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था है और जो भी राजनीतिक पार्टी है वह सभी सिहली भाषाई भी पार्टी है, वह हमारा दुश्मन है और ये हम लोग को शासन व्यवस्था में तो जगह दे रहा है। और जब जगह ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि अगर हम अपने शासन व्यवस्था में कहीं जिस शासन व्यवस्था में अगर तमिल का कोई आदमी ही नहीं रहेगा तो उसके स्वाभाविक है कि भाषाओं पर चोट पहुंचाया जाएगा, उसके धर्म पर चोट पहुंचाया जाएगा, उसके सम्मान पर चोट पहुंचाया जाएगा। तो यही होने लगा। इससे क्या हुआ कि तमिल जनता नाराज हो गया। तमिल जनता जब नाराज हुआ तो उसने ये माना कि यहाँ की जो सरकार है और राजनीतिक पार्टी है वो सबसे बड़ा तमिल भाषाई के दुश्मन है। खुद की उन्होंने एक पार्टी बनाई। अब देखो, जहाँ पर कोई एक ही वर्ग के लोग दबदबा बनाएंगे और दूसरे जो वर्ग के लोग अगर रहेंगे, अगर वो संगठन बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे,
तो उनके साथ क्या करेगा, कानूनी ढंग से एकदम पेचीदा उसको फंसा के सोचेंगे कि फंसा दिया जाए, इस संगठन को तोड़ दिया जाए। तो इस तरह से तमिल भाषी लोग जो संगठन बनाए उसको ये लोग भी दबाना चाहा। तो जब भी कोई भी आंदोलन होगा या कोई भी नई संगठन का विस्तार होगा और सरकार अगर उसको दबाना चाहेगा तो स्वाभाविक है कि वो क्या हो जाएगा, हिंसक रूप ले लेता है ही है। तो हिंसक रूप ले लेगा। उसके बाद क्या है, जब हिंसक रूप ले लिया, हिंसक रूप स्वाभाविक है कि ले लेगा, तो वह एक उग्र संगठन बन गया। एक राजनीतिक पार्टी न बन के क्या बन गया, उग्र संगठन बन गया। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी क्या किया, एक पार्टी बनाया। शुरुआत में तो इनको मांग रखा गया कि हम तमिल को राज्य भाषा बनाया जाए। जिस तरह आप सिहली के राज्य भाषा बनाए हैं उस तरह से तमिल को भी राज्य भाषा बनाया जाए। और हमारा जो शिक्षा के भाषा का प्रणाली है उसमें भी तमिल को पढ़ाया जाए, तमिल भाषा में पढ़ाया जाए। हमें रोजगार मिले, शिक्षा में समानता अवसर मिले, सरकार में बराबर के अधिकार मिले। बराबर ना है तो कम से कम जितना जनसंख्या उसके हिसाब से ही हमको सरकार चलाने में जगह मिले। जब ये सब मांग किया अपनी पार्टियों बना के, तो क्या हुआ, सिहली भाषाई पार्टी जो था ये लोग पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जब भी किसी भी संगठन पे दबाव बनाया जाता है तो वो उग्र हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। और इनके बात जब ये लोग नहीं सुने तो ये लोग क्या हो गए, उग्र हो गए, हिंसक हो गए। और एक लिट्टे नामक संगठन बनाया जो उग्र संगठन है। उग्र के मतलब होता है हिंसा पर विश्वास करने वाला, मार काट पर विश्वास करने वाला। उदाहरण के लिए लिट्टे नामक संगठन जो उग्र था, अगर इसका बात नहीं माना तो कहीं पर सिहली के लोगों को देखा है ना, सिहली के लोगों का जो मंत्री है या सरकार के में कार्य करने वाले लोग हैं उसको अब घेरा, बस घेर घू कर धराम धुरम कर दिया है ना। तो ये उग्र संगठन बनाया। अब इस संगठन से क्या हुआ कि दोनों समुदाय सिहली और तमिल में दोनों में टकराव हुआ। अब किसी भी देश के दोनों देश में अगर टकराव होगा तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है जिस देश में अगर दो वर्गों में टकराव होगा तो क्या होगा, गृह युद्ध हुआ। तो उसमें गृह युद्ध चलने लगा और उसका स्थिति आज कहाँ पर आकर अटक गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि गृह युद्ध हुआ। अब देखेंगे तो दो देश को हमने शुरू में बताया। इस देश में क्या था, फ्रेंच और डच था। दोनों भाषा अलग अलग था, जनसंख्या भी अलग अलग था। फिर भी यहाँ पे संविधान में दोनों को बराबर अधिकार दे के सत्ता में क्या किया गया, साझेदारी दिया गया, भागीदारी दिया गया। तो ये देश अच्छा से चला है ना। लेकिन वही श्रीलंका क्या हुआ, जब ये आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा था सिहली भाषी के, इसने खुद को क्या कर लिया, दबदबा बना लिया। और तमिल के लोगों को न तो सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी शासन व्यवस्था में हिस्सा दिया गया और न ही उनके कामों में हिस्सा दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे देश गृह युद्ध में घुस गया है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी लोकतंत्र में सत्ता में जो साझेदारी होना चाहिए वह विशेष धर्मों के न होकर, विशेष वर्गों के न होकर, विशेष भाषाओं के न होकर, एक खास वर्ग को न होकर सभी को अधिकार जब मिलेगा तब वह क्या कहलाएगा, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी कहलाएगा। अगर लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी सभी का समुचित ढंग से न किया जाए तो वह देश लोकतांत्रिक नहीं होगा और न ही वह क्या करेगा, विकास करेगा। अब मान कर चलो, अब हमारा ही देश है, भारत है, अपना देश में खास वर्गों का क्या कर दिया जाएगा, खास वर्गों का शासन व्यवस्था में, सरकारी नौकरियां में
हर जगह संरक्षण दे के उसी को भर्ती किया जाएगा, उसी को रखा जाएगा, तो एक दूसरा वर्ग जो होगा वो क्या करेगा, उससे नाराज होगा। और जब वह नाराज होगा, अपने देश से नाराज होगा, तो वो उतना तन मन से अपने देश के प्रति वफादार प्यार करने वाला नहीं रहेगा, जितना कि उसको जब बराबर शासन व्यवस्था में अधिकार मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि लोकतंत्र में जब तक आपको लोकतंत्र में सत्ता में जब तक सभी वर्गों को साझेदारी नहीं होगा, तब तक वह उस देश में विकास भी सभी वर्गों के बराबर नहीं होगा। कैसे होगा जी, आप ही बताइए। अगर किसी भी देश में एक ही तरह के, किसी भी देश में, अब जैसे यहाँ पर ही क्षेत्रीय, यहाँ पर ही देखे बेल्जियम में ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता, फ्रेंच वाला ही अपनी सत्ता पे काबिज रहता, बोलता हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है ना। तो क्या ये आज ये देश इतना आगे जाता? नहीं जाता। स्वाभाविक है कि डच भाषी लोग क्या होते, नाराज होते, या डच भाषी लोग की जनसंख्या कम था लेकिन वो क्या थे, समृद्ध थे, और फ्रेंच क्या था, पिछड़ा था। अगर डच हमेशा के लिए यहाँ पर सत्ता में काबिज हो जाता, सत्ता में हिस्सा फ्रेंच को नहीं देता, तो ये इतना आगे नहीं होता। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर ही सिहली भाषी क्या था, जनसंख्या इसका ज़्यादा था, लगभग 83-84% था। तो इसने सोचा कि हम ही जो है कि है ना, इन लोग बौद्ध धर्म को भी मानने वाला था, तो अपना ही धर्म को संरक्षण दिया। क्यों दिया? क्योंकि सत्ता में तो यही थे। अगर सत्ता में साझेदारी मिलके, सत्ता में हिस्सेदारी तमिल भाषी को मिल जाता, सत्ता में साझेदारी अगर तमिल भाषी को मिल जाता, तो आज क्या होता, ये कानून पास हो पाता जी कि सिहली राज्य भाषा होगा? नहीं ना होता, क्योंकि तमिल लोग सत्ता में होते तो स्वाभाविक है कानून पास नहीं होता। लेकिन अगर ये सत्ता में नहीं थे तभी ने ये राज्य भाषा पास कर लिया, पूरा देश में लागू कर दिया कि सिहली राज्य भाषा होगा, यहाँ हर कोई भी पढ़ाई सिहली भाषा में ही होगा, बौद्ध धर्म का संरक्षण मिलेगा, नौकरियों में सिहली को पहला प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा कानून नहीं लोग बना लिए। अगर इसमें तमिल पहले से सत्ता में होता, सरकार में तमिल के लोग अगर होता, तो ये कानून नहीं बनता। तो इसीलिए किसी भी लोकतंत्र देश में अगर सत्ता में बराबर की साझेदारी नहीं है, विभिन्नताएं वाले देश में अगर विभिन्न वर्गों या विशेष वर्गों के जो लोग हैं उनको अगर ढंग से सत्ता में साझेदारी नहीं मिलेगा, तो वह देश क्या होगा, लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाएगा और न ही विकास किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक लोकतंत्र देश में सत्ता में साझेदारी होना अति आवश्यक है। बिना सत्ता में साझेदारी किए किसी भी देश की विकसित को कल्पना करना अच्छी बात नहीं है। हम किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए सबसे पहले लोकतंत्र में सत्ता में बराबर के समुचित एक कानून बनाया जाएगा, जिसमें ये सोचना चाहिए कि सभी वर्गों, सभी विशेष वर्गों, भाषाएं जो भी हो, सभी को बराबर का अधिकार मिले। तो ये था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 ख़त्म होता है और आशा करते हैं कि एक आप लोग को लिट्टे का फुल फॉर्म है, आप लोग को खोज के बताना है कमेंट करके कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है। लिट्टे क्या था, उग्र संगठन का एक नाम था। इसका आप लोग को पूरा नाम बता के आना है और कमेंट करना है। चलो लाओ जी, शायरी था उसको हम पढ़ देते हैं। एक शायरी है, लिखे थे, हम उसको पढ़ देते हैं। क्या है, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी खातिर बदनाम कर दिया, क्या सबूत दूं तुझे अपनी मोहब्बत का, सीने में एक दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार स्टडी पॉइंट, फेसबुक पेज भी है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद।